We leave you tonight with a mummified mystery behind an otherworldly claim. Prove the bodies are about 1,000 years old. 2 small mummified specimens were shown. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हाल ही में कुछ ऐसी अतरंगी अजीबोगरीब घटनाएं घटी है जिन्होंने बरसों से भुलाई गई एलियन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को फिर से जिंदा कर दिया है। जिंदा क्या, इनफैक्ट अखबारों के फ्रंट पेजेस पर छाप दिया है। 13 सितंबर 2023 को एक मैक्सिकन रिसर्चर जेम मॉसान ने मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने 2 एलियन लाशें रिवील की, जिन्हें अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके कई सारे फीचर्स इंसानों जैसे होके भी इंसानों से एकदम अलग है। लाइक इन एलियन बॉडीज की नाक एक प्रॉपर हड्डी है, लेकिन ह्यूमन स्केलेटन में सिर्फ एक ही खाली कैविटी होती है। इन 2 एलियन लाशों में से एक के पेट में तो 3 चिकन एग्स जितने बड़े अंडे मिले। अब ऑब्वियसली हम इंसान तो अंडे नहीं देते, और दूसरी बात, अंडे मिलने का मतलब ये एलियन लाशें बच्चे एलियंस की नहीं बल्कि फुल ग्रोन एडल्ट्स की है, लेकिन फिर भी उनका शरीर सिर्फ एक छोटे इंसानी बच्चे जितना ही आकार में। एंड देन इंसानों के कंपैरिजन में उनका स्कल, उनका खोपड़ा भी काफी अतरंगी है, अनयूजुअल तरीके से इलोंगेटेड है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनके हर पंजे पर 5 के बजाय सिर्फ 3 उंगलियां हैं। बट यही विचित्र घटना है यहीं पर खत्म नहीं होती। जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट होजे बेनिटेस, जिन्होंने बाय द वे इन लाशों का एक्सरे और सीटी स्कैन किया है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये दोनों एलियन लाशें एकदम असली है। सो क्या फाइनली फ्रेंड्स एलियंस का एग्जिस्टेंस प्रूव हो चुका है? वेल, देखो, एज अ प्योर साइंस एंथुजियास्ट एंड अ रैशनल पर्सन जो हर चीजों को फर्स्ट प्रिंसिपल और फंडामेंटल से समझने की कोशिश करता है, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भी ऐसे ही है, ये हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट है कि हम साइंस को कॉन्स्पिरेसी थियरी से दूर रखें, कोसों दूर। एंड देयरफॉर इवन दो इन एलियंस के सपोर्ट में कई सारे क्रेडिबल एविडेंसेस मिले हैं, इट इज आवर साइंटिफिक ड्यूटी कि हम इसके जड़ तक जाए और एनालाइज करें कि एलियंस असली है या फिर नहीं। सो इसी इंटेंशन के साथ एज यूजुअल हमने इस डायरेक्शन में अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च शुरू की, एंड जो हमें मालूम पड़ा दैट वाज वेरी शॉकिंग। सो सबसे पहले हमें अपने रिसर्च में यह पता चला कि मैक्सिकन गवर्नमेंट को एक्चुअली में 2 एलियन लाशें मिली है, और वो आज से 1000 साल पहले साउथ अमेरिका के एंशियंट नास्का ट्राइब के साथ रहते थे। ये कनेक्शन साइंटिस्टों ने जोड़ा है। दरअसल 2017 में रिसर्चर यूएफओलॉजिस्ट जेमी मॉसान और उनकी टीम पेरू के नास्का सिटी में एलियंस की खोज कर रहे थे। अब स्पेसिफिकली नास्का इसीलिए क्योंकि नास्का में एक जगह है कॉल्ड नास्का लाइन्स, जहां पर कुछ इस तरह के जायंट इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं, और वहां के लोगों का यह मानना है कि इंस्क्रिप्शंस एलियन सिविलाइजेशन ने बनाए। और इसीलिए मोसान को लगा कि उन्हें अगर एलियंस के एग्जिस्टेंस का कोई बड़ा सबूत ढूंढना है तो उसके लिए नास्का एक परफेक्टली आइडियल जगह होगी। और वेल, हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोसान जब इन नास्का लाइंस पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें यही 2 लाशें मिली जो करीब 1000 साल पुरानी थी और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी इंसान या जानवर से मेल नहीं खा रही थी। अब जैसे ही उन्हें ये लाशें मिली, तुरंत उन्होंने इन लाशों को अपने होम कंट्री मेक्सिको शिप कर दिया। अब मेक्सिको पहुंचते ही वहां के ऑटोनॉमस नेशनल यूनिवर्सिटी में उन दोनों लाशों पर कुछ टेस्ट परफॉर्म किए, जिसके बाद ये चीज सामने आई और ये कंफर्म हुआ कि दोनों लाशें पृथ्वी में किसी भी जीव से मेल नहीं खा रही है वाकई में। बेसिकली उन्होंने जब इन दोनों बॉडीज का डीएनए एनालिसिस किया तो यह पता चला कि उन दोनों ही बॉडीज का डीएनए हम ह्यूमंस के डीएनए से सिर्फ 70% ही मैच हो रहा था। अब ये काफी वियर्ड है, क्योंकि अगर हम अपने डीएनए को एक पक्षी चिकन के साथ भी अगर कंपेयर करें तो इंसानों से कंप्लीटली अलग दिखने वाले चिकन्स का डीएनए भी हमसे इन लाशों से ज्यादा मेल खाता है, जो कि है 75%। और इन एलियन लाशों के तो फीचर्स भी काफी ज्यादा ह्यूमन लाइक रिजेंबल कर रहे हैं, जस्ट एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, उनमें से एक लाश के पेट में ये जो 3 अंडे मिले थे, जिनका साइज करीब एक मुर्गी के अंडे के जितना था। आई नो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड राइट? और इसीलिए तो ये सबसे बड़ा मिस्ट्री बन चुका है कि ये वाकई में एलियंस है भी कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, फिलहाल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मिस्ट्री क्या है आपको पता है? वेल, वो है 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो या फिर काम करने में बिजी होने वाले हो या जस्ट घर पे नहीं हो, तो डोंट वरी, अब आपको अपने रोजमर्रा का काम और क्रिकेट का लाइव कमेंट्री के बीच में चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुकू एफएम ने फर्स्ट टाइम एवर
लॉन्च किया है अपना फ्री क्रिकेट वर्ल्ड कप लाइव कमेंट्री सेगमेंट, जिसमें आप सैटरडे के इंडिया पाकिस्तान मैच देख सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा तो आप लोग को पता ही है, सैटरडे हो या संडे हमेशा काम चालू रहता है, और इसीलिए ऑन द वे टू माय ऑफिस मैंने कुकू एफएम लाइव स्ट्रीम पर लास्ट 2 मैचेस देखे थे और एक्सपीरियंस काफी रियलिस्टिक और एंटरटेनिंग रहा, और इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं। सो क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड कुकू एफएम ऐप नाउ एंड यूज माय कूपन कोड GS50 फॉर अ 50% ऑफ। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे टॉपिक पर। मतलब काइंड ऑफ ह्यूमन लाइक बॉडी और उसमें मुर्गी जैसे अंडे, काइंड ऑफ साइंटिफिकली इंपॉसिबल सा लग रहा है, और मुझे भी यही लगा था। और साथ ही उन जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट होजे बेनिटेस की भी सेम हालत थी। इस केस के विचित्रपन को देखकर उन्हें ऐसा शक था कि शायद ये दोनों भी लाशें मोसाद ने कई सारे जानवरों की हड्डियों को जोड़ तोड़कर ये मेकशिफ्ट एलियन ममीज बनाई है, और इसीलिए उन्होंने मोसाद के सामने इन दोनों भी बॉडीज को स्टडी करने की डिमांड की। परमिशन मिलते ही उन्होंने तुरंत दोनों बॉडीज के सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट्स निकाले, जिसके रिपोर्ट्स काफी शॉकिंग निकले, क्योंकि इन टेस्ट में हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहले ये बॉडीज कोई मेकशिफ्ट बॉडीज नहीं थे, बल्कि पूरी तरीके से एक ही जीव के स्केलेटन्स थे। और सेकेंडली, उनमें से जो एक बॉडी के पेट में अंडे थे वो वाकई में एक फीमेल बॉडी थी। थर्ड, उनका स्टीरियोस्कोपिक विजन था, यानी कि बेसिकली वो जीव किसी भी बर्ड की तरह 360 डिग्री एंगल में देख सकते थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों ही बॉडीज में अनलाइक एनी कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, 2 स्ट्रेंज एलिमेंट्स ऑस्मियम और कैडमियम भारी मात्रा में मौजूद मिले। यानी कि फ्रेंड्स, ये सभी टेस्ट से ये प्रूव हो चुका था कि ये किसी भी हालत में पृथ्वी में मिलने वाले जानवर तो है ही नहीं, बल्कि काइंड ऑफ लाइक एलियंस है। तो बस अब बारी आ गई थी एक सही मौका ढूंढकर इन लाशों को सबके सामने लाने का, और वो दिन आया 13 सितंबर 2023 को। मैक्सिकन कांग्रेस पार्लियामेंट, यानी कि अब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई थी, उसमें एक स्पेशल हियरिंग रखी गई थी जिसमें यूएफओस के एग्जिस्टेंस पर डिस्कशन होना था। अब ऐसे में मोसाद, जो रिसर्चर के अलावा यूएफओलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने तुरंत ये मौका देखा और डिस्कशन के शुरुआत में ही वो 2 बक्से लेकर मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने पहुंच गए, और उन्होंने वहां पर पूरी दुनिया के सामने उन लाशों को पेश कर दिया पुख्ते सबूत के साथ। और इसी वजह से इस न्यूज को इतना अट्रैक्शन मिला कि ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यह खबर छप गई। और फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई थिंक इतिहास में कुछ गिने चुने बार ही हुआ होगा, इफ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि एलियंस की खबर को किसी किस्म का ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल का सपोर्ट मिला हो और वो इस तरीके से क्रेजी वायरल हो गई हो। अब यहां पर फ्रेंड्स, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताओ, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? क्या आपको लगता है कि ये जो खबर थी ये वाकई में सच है? क्योंकि इतने सारे रिसर्चर्स ने इसे बैक किया है और सारे टेस्ट और रिपोर्ट्स हमने कंडक्ट किए हैं, और वाकई में जो रिजल्ट्स मिले हैं वो वियर्ड है, माइंड ब्लोइंग है, एंड प्लस ऑल दिस हाइप। सो व्हाट डू यू फील? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? नीचे कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके अपना ओपिनियन लिख देना, और फिर हम बढ़ते हैं आगे कहानी में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स इस कहानी के दूसरे पड़ाव में। सो आप लोग तो मेरे वीडियोस काफी टाइम से देख रहे हो, और आपने बहुत सारी खबरें भी ऐसी सुनी होगी कि नासा काफी समय से एलियनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और उसने कई सारे स्पेस टेलीस्कोप्स को स्पेशली इसी पर्पस के लिए स्पेस में भेजा भी है कि वो हैबिटेबल प्लैनेट्स फाइंड कर सके और एलियन लाइफ के होने के सबूत को ढूंढ पाए। हम पिछले कई दशकों से यूनिवर्स में एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस को डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं। अनगिनत एक्सोप्लैनेट्स को हमने छान मारा है कि कोई ना कोई एक छोटा सा भी एटलीस्ट सबूत मिल जाए कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड ओनली टू फाइंड आउट कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। 13 सितंबर को यूनिवर्स तो छोड़ो, हमें 2 एलियंस की मौजूदगी का पृथ्वी पर ही सबूत मिल गया। Doesn't that sound too good to be true or too improbable to be true? And as the saying goes, big claims require big evidences as well. और इसीलिए फ्रेंड्स, हमने इस चीज को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की पूरी कोशिश की, बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग, बीइंग अ यूट्यूबर जो कि कंटेंट को मार्केट करता है, हमें मालूम है कि स्टोरी कितनी बिकती है, और अगर उस स्टोरी में आप मसाले डाल दो, आप डाल दो उसमें इमोशंस, आप डाल दो कॉन्स्पिरेसी थियरी, आप डाल दो उसमें थ्रिल, एक्साइटमेंट, अमेजमेंट, फैसिनेशन, सो डेफिनेटली दैट स्टोरी वुड सेल लाइक हॉट केक्स। और ये बात यूट्यूबर से अच्छा और कौन जानता है। और काइंड ऑफ आप अपने अराउंड भी देखोगे तो बहुत सारी चीजें, मार्केट भी तो ऐसे ही होती है ना, स्टोरीज बिकती है। जैसे फॉर एग्जांपल भांगड़ फोर्ट का सेल क्यों बढ़ा? बिकॉज कहा जाता है कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है, तो वहां के टिकट्स बिकते हैं। उसी तरीके से एनाबेल गुड़िया को ले लो, जिस म्यूजियम में वो रखी हुई है, वहां पे टिकट्स का सेल क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। उसी तरीके से बर्मुडा ट्रायंगल पर काफी सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी है। उसी तरीके से इल्यूमिनाटी पर काफी सारे लोगों ने कितनी किताबें लिखी है, और वो सब काफी ज्यादा बिकती है क्योंकि उनके पीछे भयंकर मसालेदार स्टोरी
कैलोरीज होती है। अब खुद अपने आप को पूछो, एंड बीइंग ऑनेस्ट, कि आपको प्लेन ब्लैंड खाना जैसे कि खिचड़ी वगैरह ज्यादा पसंद आएगा, या फिर समथिंग लाइक बटर चिकन, मस्त मसालेदार, मे बी पनीर कढ़ाई, मे बी पनीर टिक्का मसाला, ऑब्वियसली चटपटी चीजें, राइट। और उसी तरीके से बोरिंग रियलिटी किसे पसंद है? हमें तो कुछ मस्त कॉन्स्पिरेसी थियरीज चाहिए, हमें फील करना है कि भाई दुनिया में कुछ हो रहा है। और इसीलिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स कहो, फर्स्ट प्रिंसिपल्स कहो, या लॉजिक या रैशनैलिटी कहो, अगर इन चीजों के लेंस से आप इस स्टोरी को देखोगे तो इसमें आपको काफी सारे लॉजिकल लूपहोल्स दिखेंगे। अब पहले आप इन सभी बातों को सुन लो, क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव बता दिया है, अब आपको दूसरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, फिर ही उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। सो सबसे पहले जरा इन दो इमेजेस को देखो। एक्चुअली पेरू के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के एक रिसर्चर रुडोल्फो गिस्मोंडी उसमें से एक थे, जिन्हें वो एलियंस अलग अलग जानवरों के हड्डियों से बने मेकशिफ्ट डमीज लग रहे थे, और इसीलिए उन्होंने ये कंपैरिजन पेश किया। सो इन इमेजेस में ये जो लेफ्ट वाला हाथ है वो उस एलियन का है, और उसे उन्होंने इस नॉर्मल इंसानी हाथ से कंपेयर किया। क्लियरली अगर आप इंसानी हाथ में से थंब और पिंकी फिंगर की हड्डियां निकालोगे तो यही एलियन हाथ बनते हुए नजर आ रहा है। मीनिंग प्रोबेबली रुडोल्फो गिस्मोंडी सही है, और ये एक्चुअली में एक बहुत ही वेल डन मेकशिफ्ट डमी ही है। देन सेकंड पॉइंट, मोसान के डीएनए टेस्ट में यह सामने आया कि इन लाशों का डीएनए ह्यूमन से करीब 30% अलग है। बट गेस व्हाट, 2003 में चिली के अटाकामा डेजर्ट में भी ऐसा ही एक एलियन लाश मिला था, और उसका भी डीएनए शुरुआत में ह्यूमन से सिर्फ 92% ही मैच हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट चूहों जितना। लेकिन फिर जब उस लाश का फिर से एक बार अच्छे से डीएनए टेस्ट किया गया, तब पता चला कि उसका डीएनए ह्यूमन डीएनए से करीब 98% सिमिलर था, बिल्कुल किसी गोरिल्ला या चिंपैंजी की तरह। यानी कि अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मोसान द्वारा किया गया डीएनए टेस्ट भी फॉल्टी हो, या फिर यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि उस एलियन सस्पेक्टेड जीव का डीएनए 30% डिग्रेड हो चुका हो। आफ्टर ऑल डीएनए की हाफ लाइफ होती है 521 ईयर्स, यानी कि हर 521 ईयर्स में डीएनए के बीच के करीब आधे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और ये जो एलियन बॉडीज है वो करीब 1000 साल पुराने। सो डीएनए का नॉन ह्यूमन साबित होना इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस। देन द थर्ड पॉइंट, आपको याद होगा कि मोसान ने इन दोनों एलियन लाशों के डीएनए टेस्ट मेक्सिको के ऑटोनॉमस नेशनल यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने का दावा किया था। वेल गेस व्हाट, मेट्रोपॉलिटन ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, जो ऑटोनॉमस नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में ही अपने सारे टेस्ट कंडक्ट करती है, उसके रिसर्च रीइंफोर्समेंट डायरेक्टर रफाल पैरा ने सीधा ये कहा है कि यहां पर ऐसे किसी भी तरह के एलियन डीएनए टेस्ट कंडक्ट ही नहीं हुए हैं, ये सब एक कंप्लीट नॉनसेंस है। यानी कि एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूएफओलॉजिस्ट जेमी मोसान ने कोई डीएनए टेस्ट कंडक्ट ही नहीं किया, और वो अपनी एलियन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को सही साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, विच इज इन लाशों में भारी मात्रा में ऑस्मियम एंड कैडमियम पाया गया। देखो, हमें बेसिक स्कूल लेवल केमिस्ट्री में कई बार ये पढ़ाया गया है कि ऑस्मियम और कैडमियम काफी रेयर एलिमेंट्स हैं, नॉट जस्ट ऑन अर्थ बट पूरे ब्रह्मांड में। सो अगर एक समय के लिए हम मान भी ले कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, और हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है, फिर भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऑस्मियम और कैडमियम से बने हो। इनकी जगह पर अगर इन रिसर्चर्स ने सिलिकॉन भी बोला होता, तब भी इस कहानी में थोड़ा सा दम होता, और मे बी कई सारे रिसर्चर्स इन कहानियों को असली भी मान लेते। फर्स्ट, जैसे कि आप खुद देख सकते हो, ये एलियन डेड बॉडीज ऐसे लगते हैं जैसे सैंड से बने हुए हो, एंड सैंड आपको भी पता है सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी होती है। सेकेंडली, ये बॉडीज नास्का लाइंस के जहां पर पास मिली थी वो बेसिकली डायटॉम के माइंस थे। अब डायटॉम ऐसे माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जो अगेन सिलिका को इस्तेमाल करके अपने इर्द गिर्द एक क्रिस्टल जैसा हार्ड कवच बना लेते हैं। बट इन दो रीजंस के अलावा जो तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि कार्बन के बाद लाइफ के फॉर्मेशन के लिए अगर दूसरा कोई एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है तो वो है सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन हाई टेम्परेचर्स में कार्बन जैसे ही प्रॉपर्टीज को दिखाता है, और हमारा डीएनए कार्बन बेस्ड है। सो इसीलिए सही एनवायरनमेंट में सिलिकॉन पोटेंशियली उसकी जगह ले सकता है। यही वजह है कि साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म को ढूंढते वक्त सिलिकॉन बेस्ड डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं। अभी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है तो एकदम बेस लेवल पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
तो लाइफ एग्जैक्टली क्या है? अगर आप थोड़ा सा गौर से सोचोगे तो लाइफ एक तरह का सिस्टम है जो आसपास के वातावरण से इंटरैक्ट तो करता है, बट एट द सेम टाइम वो एक सेल्फ डिपेंडेंट और आइसोलेटेड सिस्टम है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे खुद के शरीर को ही ले लो। हमारा ब्रेन हार्ट और लंग्स को चलाता है ताकि वो ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाए, एंड एट द सेम टाइम हार्ट और लंग्स साथ में काम करते हैं और ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचाते हैं, इसीलिए ब्रेन चलता है। यानी कि इन तीनों का चलना एक तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और हमारी स्किन इसी सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम को आसपास के इंटरफियरिंग वातावरण से आइसोलेटेड रखती है। सेम चीज आप एक बेसिक सेल के लेवल में भी देख सकते हो, जहां पर सेल वॉल्स, वो वॉल बनते हैं जो सेल के अंदर के इंटरनल सिस्टम्स को एक्सटर्नल वर्ल्ड से आइसोलेटेड रखते हैं। अब लाइफ के इस डेफिनेशन से ना दो और प्रोफाउंड सवाल पैदा होते हैं। पहला, तो आखिर इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम काम कैसे करता है? और दूसरा, अगर इस ब्रह्मांड में कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो कार्बन के अलावा और दूसरे कौन से एलिमेंट्स चुन सकती है, जैसे हमने अभी कुछ ही टाइम पहले सिलिकॉन के बारे में बात किया। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल है, इतना सिंपल कि एक नॉन साइंटिफिक इंसान भी अपने मुंह पे याद रख सकता है। देखो, अगर आपने लिटरली 8th या 9th ग्रेड की साइंस टेक्स्ट बुक भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इस ब्रह्मांड में सिर्फ 83 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं है बल्कि स्टेबल है। सो नॉर्मली आप अपने आसपास जिन भी चीजों को देखते हो वो सारे इन्हीं 83 एलिमेंट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। अब ये चीजें आखिर बनती ही क्यों हैं? क्यों ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? द रीजन इज एक्टिवेशन एनर्जी, जो किसी चाबी वाले खिलौने की तरह इन एलिमेंट्स में जान भर देती है। सो गाइस, मैं हमेशा फंडामेंटल्स की बात करता हूं कि अगर आप फंडामेंटल समझ जाओगे तो आपको उस पूरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाता है। और यहां पर ऐसा ही एक फंडामेंटल है केमिस्ट्री का, जो ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट का एंड गेम होता है कि वो फिलहाल जिस स्टेबिलिटी लेवल पर है वो उससे और भी ज्यादा स्टेबल हो सके। सो एलिमेंट्स नेचुरली गेयर टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। जैसे इंसान, आदमी या औरत, अगर आदमी है तो एक औरत की तरफ ग्रेविटेट होता है ताकि वो एक स्टेबल बॉन्ड बना सके, विच इज अ मैरिज, एंड सेम थिंग गोस फॉर फीमेल्स एज वेल। सो ये इसे समझने का इजी तरीका है। सो कमिंग बैक टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन आप उठा के देख लो, हमेशा रिएक्ट करने वाले एलिमेंट्स की एनर्जी रिएक्शन के एंड में बने प्रोडक्ट्स की एनर्जी से ज्यादा होती है। यानी कि आपस में रिएक्ट करते ही वो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करके स्टेबल या शांत बन जाते हैं। बट एक सेकेंड, अगर यही एंड गोल है तो आज 13.7 बिलियन सालों बाद भी इस ब्रह्मांड के सभी एलिमेंट्स स्टेबल क्यों नहीं हो गए? वो आज भी एक दूसरे से रिएक्ट कर करके नई नई चीजें क्यों बना रहे? वेल, द रीजन इज ये जो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनने का रास्ता है ना, उसके बीच में एक एक्टिवेशन एनर्जी का पहाड़ होता है, और एग्जैक्टली इसी के बेसिस पर हम उन 80 एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। कुछ एलिमेंट्स के रास्ते में ये एक्टिवेशन एनर्जी का पहाड़ बहुत ही छोटा होता है। सो वो रूम टेम्परेचर की जो हीट है उसमें भी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स फॉर्म करने लगते हैं। देन कुछ एलिमेंट्स का ये पहाड़ इतना ऊंचा होता है कि उसे पार करने के लिए हजारों डिग्री सेल्सियस जितनी हीट एनर्जी की जरूरत होती है, एंड देयरफॉर वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में किसी से रिएक्ट नहीं करते और सिर्फ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स में ही रिएक्ट करते हैं। और इन दोनों प्रकार के एलिमेंट्स के बीच कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनका ये पहाड़ बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है, यानी कि वो इतने रिएक्टिव तो होते हैं कि किसी के साथ मिलकर कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म कर सके, पर इतने रिएक्टिव भी नहीं होते हैं कि रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट करने लग जाए। अब कार्बन और उसके नीचे मौजूद उसके सिबलिंग्स एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में आते हैं, और इसीलिए लाइफ का उनको चुनना ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक माना जाता है। अब सिलिकॉन इज वन सच एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल कार्बन के नीचे पड़ता है, और यही वजह है कि मैंने कहा कि एक बार के लिए उन मैक्सिकन रिसर्चर्स ने सिलिकॉन भी अगर बोला होता तो उनकी स्टोरी ज्यादा बिलीवेबल होती, या एटलीस्ट ज्यादा देर तक ये नैरेटिव टिकता। बट देन अगेन, इवन सिलिकॉन भी 100% कार्बन के प्रॉपर्टीज को मिमिक करके लाइफ नहीं फॉर्म कर सकता। हमारी पृथ्वी पर तो इनफैक्ट सिलिकॉन ज्यादा है, वो पृथ्वी पर मौजूद कार्बन से करीब 1000 गुना ज्यादा है। मिट्टी, पत्थर, सैंड, ये सब सिलिका से ही तो बने हुए। येट इतने अबंडेंस और पृथ्वी के स्टेबल वातावरण होने के बाद भी लाइफ ने कार्बन को चुना इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन। सो दिस एड्स टू द फैक्ट कि इवन सिलिकॉन के लिए भी लाइफ को पैदा करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ऑस्मियम और कैडमियम की तो बात ही छोड़ दो। ऊपर से इस पूरे मैक्सिकन एलियन वाली कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स पता है क्या है? पेरू की नास्का सिविलाइजेशन, जिन्होंने बाय द वे नो नास्का लाइंस बनाए थे, उनके एक मिस्टीरियस रिलीजियस रिचुअल के तहत वो अपने बच्चों के सर पर
एक काफी टाइट कपड़ा बांधा करते थे और उसकी वजह से उनके सर में ऐसे परमानेंट डिफॉर्मेशंस पैदा हो जाते थे। प्लस अनदर थिंग कनेक्ट्स ओवर हियर, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती तो उन्हें कैडमियम क्लोराइड के जरिए मम्मीफाई किया जाता था। यानी कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मेक्सिको के ये एलियंस एक्चुअली में नास्का बच्चों के ममीज हैं। और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी थियरी के पीछे का एक्चुअल फैक्ट हमें साइंस में नहीं बल्कि हिस्ट्री में मिलेगा। सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये सारा कुछ बस एनाबेल डॉल जैसा ही एक टूरिज्म अट्रैक्ट करने का जरिया है, जिसमें इन एलियन बॉडीज का हाइप क्रिएट करके एक स्टोरी बेची गई है। 1970s के एनाबेल डॉल का हाइप आपको पता होगा। इसमें ऐसे बताया गया था एक हॉन्टेड डॉल मिली है जो श्रापित है और जो जिंदा है। अब उसे सच बताकर बेस्ड ऑन 2 स्टोरी बोलकर उसमें 3 हिट मूवीज बन गई है और अल्टीमेटली स्टोरी को लोग और भी ज्यादा सच मानने लग गए। और आज वो डॉल कनेटिकट के वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर रख दी गई है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि आगे चलकर इन्हीं मैक्सिकन एलियन बॉडीज के साथ भी ऐसा हो। और फिलहाल के लिए लोग इसीलिए इन एलियन स्टोरीज पर बिलीव कर रहे हैं क्योंकि कोइंसिडेंटली ये स्टोरी एग्जैक्टली तभी लाइमलाइट में आई जब साइमल्टेनियसली नासा अपनी खुद की कंट्री में यूएफओ साइटिंग्स को लेकर एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहा था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि रिसेंट कुछ सालों में यूएस ने ये एक्नॉलेज किया है कि यूएफओ जैसी कुछ चीजें उनके एयरफोर्स और अन्य गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी स्पॉट किए हैं और वो इन घटनाओं को और ज्यादा सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं। अब यूएस को पता था कि लोग ऐसी घटनाओं को क्विकली एलियन से जोड़ देते हैं, इसीलिए आपको शायद ये पता नहीं होगा पर नासा ने अपने पूरे कॉन्फ्रेंस में कहीं पर भी यूएफओ ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने हर जगह पर यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन ये शब्द इस्तेमाल किया था क्योंकि पास्ट में ऐसे कई यूएपीज हो चुके हैं जिनकी वजह से प्लेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। 24 जून 1982 को ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 009 इंडोनेशिया के एक वोल्केनिक रीजन के ऊपर से उड़ रही थी कि अचानक से उसके चारों इंजन्स फेल हो जाते हैं और इसीलिए इस फ्लाइट की जकार्ता में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इंजन में वोल्केनिक ऐश जाने की वजह से वो इंजन टोटली इनएक्टिव हो गई थी यानी कि फेल हो गई थी। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि वोल्केनिक ऐश जैसे पार्टिकल्स रडार पर डिटेक्ट ही नहीं होते और इसी वजह से पायलट्स को जरा भी नहीं पता चल रहा था कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है प्लेन में, कि क्यों प्लेन के इंजन काम नहीं कर रहे, कोई भी वार्निंग ही नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर्स यानी कि VACs को एस्टैब्लिश किया ताकि वोल्केनिक ऐश की सूचना उस एरिया में आसपास ही उड़ रहे फ्लाइट्स को अलग से मिले जो कि पहले नहीं मिला करता था। यानी कि इस पूरे घटना में जो UAP था वो था वोल्केनिक ऐश एंड नॉट अ UFO। और यही वजह थी कि नासा ने ये कॉन्फ्रेंस एलियंस के लिए रखी नहीं थी बल्कि एयर ट्रैवल को सेफ बनाने को लेकर ऑर्गेनाइज की। वो दूर दूर तक मैक्सिकन एलियन बॉडीज से रिलेटेड नहीं है और ऊपर से सिंस मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अब तक किसी दूसरी कंट्री के रिसर्चर्स को इन स्पेसिमेंस पर रिसर्च करने की परमिशन नहीं दी है तो करंटली ये सारा मामला काफी मर्की है। अगर ये लोग इन्हीं बॉडीज को दूसरे कंट्रीज के साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को एक्सप्लोर करने देते हैं तो हमें भी काफी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चंस लाइक अगर वो एंशिएंट नास्का ट्राइब के बच्चों के ममीज हैं और इसीलिए साइज में छोटे हैं तो फिर उन एलियंस के पेट में वो एग्स कैसे आए। एंड देन ह्यूमन स्केलेटन्स में नाक में कोई हड्डी नहीं होती, बस सिर्फ एक ही कैविटी होती है, तो फिर इन ममीज में नाक की एक अलग हड्डी कैसे आई। अब इन सारे सवालों के जवाब तो हमें आगे ही मिलेंगे फ्रेंड्स, बट अभी के लिए मैं पर्सनली ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर उनके वाकई में एलियंस होने के चांसेस एक्सट्रीमली कम है एंड दिस इज बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोबायोलॉजी। इनफैक्ट आपको ये पर्सपेक्टिव कभी भी नहीं भूलना चाहिए, साइंस की दुनिया का हो या फिर स्पिरिचुअलिटी की दुनिया का हो या रिलीजन की दुनिया का हो, दुनिया में हमेशा एवरी फैसेट ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज इंटरलिंक्ड, इज इंटरट्वाइंड विथ इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स वो एक फील्ड है जो इन सभी फील्ड के साथ अपने तारों को जोड़ता है और इस पूरे के पूरे नेटवर्क के तार जुड़े हुए हैं आपसे थ्रू द तार कॉल्ड स्टोरीज, जो कि इंसानी दिमाग की लैंग्वेज है और इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है अगर वो स्टोरी में आपने रैशनैलिटी को नहीं ढूंढा और प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड एनालिसिस नहीं किया। और इसी थिंकिंग के बेसिस पर फ्रेंड्स रिसेंटली हमने इसरो चेयरमैन के क्लेम्स कि साइंस में ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे पहले इंडियन वेदास में लिखे गए थे, इसे भी क्रॉस वेरीफाई करके देखा, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहां पर बनाई है जिसे पूरा समझने के लिए आप यहां पर क्लिक करके देख
सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ। ये चैनल हमेशा आपको याद दिलाते रहेगा कि क्यूरियोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट मिस आउट ऑन एनी क्रिकेट एक्शन विद कुकू एफएम्स न्यू लाइव कमेंट्री सेगमेंट, स्पेशली सैटरडे के इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए। क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द कुकू एफएम ऐप नाउ एंड यूज माय कूपन कोड GS50 फॉर a 50% ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।